वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें समीक्षा अधिकारी के क्रैश कोर्स में आधुनिक भारत मैं पढ़ा रहा हूँ। और आधुनिक भारत के क्रम में सबसे पहले हमने आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरुआत किया है। तो पिछले क्लास में हमने आपको जो है पुर्तगालियों के विषय में बताया था। आज डचों के बारे में बताऊंगा। डच क्या, डच के साथ साथ अंग्रेजों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए डच के बारे में शुरुआत करते हैं। तो देखिए, डच भी जैसे पुर्तगाली आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, वैसे डच भी आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन ये पुर्तगालियों के बाद में आए थे। तो जब डच भारत में व्यापार करने के लिए आए तो वहाँ की संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। वहाँ की संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और पारित करके एक संयुक्त डच कंपनी की स्थापना हुई। एक संयुक्त डच कंपनी की स्थापना हुई और यह कंपनी जो है 21 वर्षों के लिए भारत व पूरब के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली। इस कंपनी को, डच कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत व पूरब के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको कितने वर्षों के लिए अनुमति मिली थी डच संसद द्वारा? 21 वर्षों के लिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जितने भी तथ्य लिखे हुए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और इसी से ही मिला करके क्वेश्चन आएंगे, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इनकी कंपनी का नाम था, देखिए, बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। इसको आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। अक्सर कंपनी का नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे फ्रांसीसियो कंपनी क्या नाम था, अंग्रेजों के ब्रिटिश कंपनी का क्या नाम था, डचों की अंग्रेजी कंपनी का क्या नाम था। ये अक्सर कूट मिलाने के लिए दे देते हैं, इनका बड़ा उल्टा सीधा नाम है। तो जैसे ब्रिटिश वाला तो लोग सही कर लेते हैं, लेकिन फ्रांसीसी और ये डच वाला कंपनी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इसको जो है आप लोग अपने अपने तरीके से दिमाग में चाहे जैसे भी डाल दीजिए। इस कंपनी का नाम था बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। फिर ये भी वही था कि जैसे पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आए, जगह जगह पे इन्होंने अपने व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। उसके बाद डचों ने भी अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें या तो कंपनी का नाम पूछता है या तो इनका कहाँ कहाँ केंद्र था मिलाने के लिए पूछ लेता है। तो आइए फिर इनके जो है महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले देखिए, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री भारत में सबसे पहले उन्होंने खोली थी मसूलीपट्टनम में। ये देखिए, मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। अगर बहुत लोगों को मसूलीपट्टनम न याद आता हो तो मछलीपट्टनम दिमाग में बैठा ले। तो डचों की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में स्थापित हुई। उसके बाद 1616 ईस्वी में देखिए सूरत में इन्होंने स्थापित किया। और तीसरा देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि बंगाल में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो बंगाल में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है 1627 ईस्वी में पीपली में स्थापित की। देखिए, इनका जो बंगाल में प्रथम फैक्ट्री था, ये पूछा जा सकता है कि डचों द्वारा बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की गई या कहाँ स्थापित की गई। तो 1627 ईस्वी में पीपली में। बाद में यह फैक्ट्री ट्रांसफर हो गया किसमें? चिंसुरा ट्रांसफर हो गया 1653 ईस्वी में। ऐसी चिंसुरा फैक्ट्री का नाम था या व्यापारिक केंद्र का नाम गुस्तावुस फोर्ट रखा गया। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं कि गुस्तावुस फोर्ट किसके अधिकार क्षेत्र में था? ये डचों के अधिकार क्षेत्र में था। और ये गुस्तावुस फोर्ट किसका नाम रखा गया था? जो चिंसुरा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, उस फैक्ट्री का नाम गुस्तावुस फोर्ट था। अच्छा, भारत में जो डचों का मुख्यतः व्यापारिक केंद्र था वो था गुजरात, बंगाल। ये देखिए, गुजरात, बंगाल, बिहार, मध्य भारत और कोरोमंडल क्षेत्र। देखिए, मध्य भारत, बिहार, बंगाल, गुजरात, इन जगहों पर इनका जो है मुख्यतः जो है व्यापारिक केंद्र था डचों का। लगभग यहाँ पे बंगाल और बिहार वगैरह छोड़ दीजिए तो लगभग पुर्तगालियों का, अंग्रेजों का भी यहाँ पे व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। जैसे सूरत में अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की, पुर्तगालियों ने भी की। देखिए, डच भी स्थापित कर रहे हैं। तो
चूंकि ये सब तटीय राज्य थे तो ज्यादातर ये लोग फैक्ट्रियां ही स्थापित करते थे जहां से ये व्यापार करते थे। डचों का देखिए, जितने भी, एक चीज और बता दें कि जितने भी बाहर की कंपनियां आई थी वो पूरब के देशों के साथ भारत सब व्यापार, मसालों का व्यापार करने के साथ आई थी। मसालों के साथ साथ यहाँ के कपड़ों का भी व्यापार करते थे। लेकिन डचों का जो मुख्यतः फोकस था, जो मुख्य रूप से केंद्रित थे, तो मसालों के साथ साथ सबसे ज्यादा महत्व कपड़ों के व्यापार को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन इसकी आने की संभावना है। अगर ये आ गया कि विकल्प दे दिया मसाला, कपड़ा और भी दो चीजें दे दिया तो लोग गलत कर देंगे, क्योंकि सबका दिमाग मसालों पे ही रहेगा। तो डचों का मुख्यतः जो है व्यापार क्या था, वो मसालों की अपेक्षा एक कपड़ों के व्यापार को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से बार बार जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो अंग्रेजों की अपेक्षा कमजोर थी डचों की, क्योंकि जितने भी यात्री आते थे वो भारत या पूरब के देशों के साथ व्यापार वही करने में सक्षम होते थे जिनकी नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत हुआ करती थी। तो जैसे पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी, अंग्रेजों की भी, ब्रिटिश की भी नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन डचों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो पुर्तगालियों और ब्रिटिश की अपेक्षा थोड़ी कमजोर थी। इसीलिए डच जो है भारत से बाद में इनकी विदाई भी हो जाती है, क्योंकि जिसकी नौसैनिक शक्ति कमजोर रहती वो ज्यादा दिन तक व्यापार करने के लिए टिक नहीं सकता था। पूरब के देशों के साथ व्यापार, पूरब देशों के साथ मतलब भारत भी उसमें शामिल है। इनका विनिमय धार्मिक सिक्कों, ये जो डच अपना व्यापार करते थे, ये जो भी यहाँ से सामान भारत से लेते थे उसके बदले में धार्मिक सिक्कों का भी प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ पे देखिए पुलिकट एक स्थान था, डचों ने पुलिकट में एक सिक्का चलाया था, सिक्के का नाम था पैगोडा। ये देखिए पैगोडा, ये जो सिक्का था ये सोने से निर्मित था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैगोडा सिक्का किसने चलाया, उसमें डच दे देंगे, अंग्रेज दे देंगे, फ्रांसीसी। ये डचों ने चलाया था पैगोडा सिक्का। ये जो सिक्का चलाया था, अगर क्वेश्चन और ज्यादा घुमाए, किस धातु का था, सोना, चांदी, तांबा, ये सोने का बना हुआ सिक्का था। ये क्या करते थे, जो भी सामान लेते थे वो वस्त्र विनिमय के माध्यम से सामान का आदान प्रदान करते थे या लेते थे। और फिर उसके बाद देखिए जब डच आए थे तो यहाँ पे क्या था, भारत में या पूरब के देशों के साथ जो भी कंपनियां आती थी उनमें एक प्रतिस्पर्धा चली थी आपस में। जो भी कंपनी आ जाती थी तो उसको ये लगता था कोई दूसरी कंपनी यहाँ स्थापित ना हो पाए, तो आपस में ही सबका जो है एक प्रकार से संघर्ष बना रहता था। तो ये संघर्ष जो है डचों और अंग्रेजों के बीच में भी शुरुआत हुआ, और एक बेदरा का युद्ध होता है डचों और अंग्रेजों के बीच में 1759 में। देखिए यहाँ टाइम नहीं लिखा, लिख दे रहा हूँ, ये 1759 में, ये देखिए 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, और इस बेदरा के युद्ध में डच हार जाते हैं। कहीं कहीं बेदरा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं बेदरा भी लिखा रहता है। इसमें डचों की पराजय होती है और अंग्रेज विजयी होते हैं, और यही से डचों की विदाई हो जाती है, और भारत के व्यापार पे धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित होने लगता है। तो ये तो डचों के बारे में था। कुछ इनकी और भी कंपनियां बता दें कहाँ कहाँ इनका केंद्र था, ये अक्सर आप लोग इसको सुन लीजिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे 1610 में पुलिकट में इन्होंने अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। 1610 में पुलिकट में किया था। 1616 में आपको बता ही चुके थे, अभी इसमें सूरत में है। इसको आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। 1616 सूरत में है, 1641 में विमलीपट्टनम में है। ये देखिए विमलीपट्टनम में स्थापित किया था। 1645 ईस्वी में करिकाल है, ये देखिए करिकाल में स्थापित किया था। उसके बाद एक दो कंपनियां और थी, जैसे 1653 में चिंसुरा में स्थापित किया था। ये देखिए यहाँ इनके कारखाने थे। कहाँ पे? 1610 ईस्वी में पुलिकट, 1616 में सूरत,
1643 में बेबलीपट्टनम और 1645 ईस्वी में करिकाल और 1653 ईस्वी में चिरसुरा में इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो ये डचों के बारे में था। अब आपको अंग्रेजों के विषय में बताएंगे। अभी आपको इसके पहले हमने आपको डचों के बारे में बताया था, अब ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश कंपनियों के बारे में बता रहे थे। तो इनका भी वही है, जैसे पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, भारत में व्यापार करने के लिए थे, उन्हीं की देखी देखा ये भी आए थे पीछे पीछे, ये भी व्यापार करने के लिए आए थे। तो अब इनके बारे में आइए थोड़ा बहुत बता दें। देखिए, इनकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो पुर्तगालियों और डचों की अपेक्षा काफ़ी मजबूत थी, और जो काम पुर्तगाली और डच नहीं कर पाए भारत में, उस काम को ब्रिटिश लोगों ने कर दिखाया। इसीलिए 200 वर्षों तक भारत में राज किए। फिलहाल अब आइए तथ्यों पे आते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों पे आते हैं। देखिए, 1599 ईस्वी में ये देखिए जॉन मिल्डनहाम नामक एक ब्रिटिश यात्री भारत आता है। पहला ब्रिटिश यात्री अगर भारत में कोई आया है तो 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डनहाम। इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो जॉन मिल्डनहाम नामक ब्रिटिश यात्री था जो 1599 ईस्वी में आया था। ये थल मार्च से आया था। एक चीज और आपको बता दें, तो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है सबसे पहले ब्रिटिश यात्री कौन आया था, कौन थल मार्च से आया था, तो जान लीजिए जॉन मिल्डनहाम थे। फिर पुर्तगालियों और डचों की तरह इनकी भी एक कंपनी का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा होता है। तो वो कंपनी क्या, देखिए 1599 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई। इनकी कंपनी का नाम बहुत बड़ा है। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि अक्सर डचों की कंपनियों के नाम और फ्रांसीसियों के और ये ब्रिटिश कंपनियों के नाम पूछ लेता है और मिलाने के लिए दे देता है। तो अब इसमें देख लीजिए, देखिए इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, तो ये तो मान लीजिए याद करने में आसान होगा। यहाँ पे देखिए द गवर्नर एंड कंपनी, बहुत बड़ा नाम है कंपनी का, तो इसको बहुत धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये कंपनी कब स्थापित हुई थी पूछा जा सकता है, 1599 ईस्वी में। चूंकि अक्सर पूछा जाता है, कभी कंपनी का नाम कुट मिलाने के लिए दे सकता है, कभी सन भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सन को जरूर ध्यान दीजिएगा, 1599 ईस्वी में। और दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ टेलर। ये देखिए एलिजाबेथ टेलर, देखिए ये एलिजाबेथ टेलर ने इनको 15 वर्षों के लिए पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। किसको? इस कंपनी को दिया। तो पूरब के देशों के साथ, जिसमें जो है भारत भी आते हैं, इंडोनेशिया भी आते हैं, श्रीलंका वगैरह सब पूरब के देश थे। तो ये पूरब के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए जो है व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो फिर ये जो है इनको अधिकार पत्र प्रदान हुआ। उसके बाद अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सबसे पहले जो भारत में ब्रिटिश शासक के जो दूत आते हैं वो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, देखिए ये ब्रिटिश शासक थे जेम्स प्रथम, इनके दूत के रूप में विलियम हाकिंस का आगमन होता है भारत में। भारत में विलियम हाकिंस का आगमन होता है और यहीं पे देखिए सूरत है, यही सूरत पे आते हैं। तो सूरत में विलियम हाकिंस का आगमन होता है 1608 ईस्वी में। देखिए 1608 ईस्वी में आते हैं। और जब विलियम हाकिंस आते हैं तो भारत में किसका शासनकाल था? जहांगीर का शासनकाल था। इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे और ये पूछा जाता है विलियम हाकिंस किसके समय आए थे। तो जब ये भारत में आए थे तो इन्होंने जहांगीर से जो है भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की और अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की। तो जहांगीर ने इनको 1613 ईस्वी में या इसको आप ऐसे जान लीजिए कि ये जब जहांगीर के उसमें शासन काल में आते हैं तो सबसे पहले इनको जो है 1613 ईस्वी में सूरत में जो है एक कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान हुई। 1613 ईस्वी में सूरत में
कारखाना खोलने की इनको अनुमति प्रदान हुई। ये अस्थाई कारखाना था, हम आपको बता दे रहे हैं, अस्थाई कारखाना था। इसके पहले 1611 ईस्वी में इनको मछलीपट्टनम में कारखाना इन्होंने खोला था, लेकिन वह एक अस्थाई कारखाना था। और ये सूरत में जो 1613 ईस्वी में खोला गया, ये एक अस्थाई कारखाना था। तो जब भी कारखाने के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप मछलीपट्टनम मत मारिएगा, क्योंकि वो अस्थाई था, ये अस्थाई था। तो ये 1613 ईस्वी में सूरत में जो खोला गया था वही आंसर विकल्प में सही जाएगा। ये तो जब ये पूछ ले कि सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने भारत में अस्थायी रूप से कहाँ कारखाना खोला था, तब मछलीपट्टनम आपको विकल्प में देखना है कि मछलीपट्टनम है कि नहीं है, नहीं तो आपको सूरत ही दिमाग में बैठाना है। इसके बाद फिर जब ये आते हैं विलियम हाकिंस, तो इनकी मुलाकात जो है जहांगीर से आगरा में मतलब आगरा में होती है। सूरत में तो आते हैं, लेकिन विलियम हाकिंस की मुलाकात जहांगीर से आगरा में होती है। देखिए आगरा, ये पूछा जाता है प्रश्न, अक्सर पूछा जाता है कि विलियम हाकिंस जो है जहांगीर से भारत में कहाँ मिले, तो जहांगीर से वो आगरा में मिलते हैं। और आते कहाँ है सबसे पहले, वो जहांगीर के शासनकाल में सूरत में आते, क्योंकि सूरत बंदरगाह था। तो जितने भी यात्री आते थे सब कहीं ना कहीं बंदरगाह पे ही समुद्र तटीय इलाके में उतरते थे। तो सूरत में उतरते हैं, लेकिन आगरा में जहांगीर से इनकी मुलाकात होती है। इसके बाद एक अगला फैक्ट है कि पहले जितने व्यापारी आते थे, हम आपको इससे पहले भी बताए कि व्यापारियों में एक प्रतिस्पर्धा बन गई थी। तो कोई जिसका भाई भारत के साथ व्यापार एकदम चल रहा है, तो कोई क्यों सोचेगा कि कोई और दूसरी कंपनी आ जाए व्यापार करने के लिए, फिर उसको वो मुनाफा मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार से जब पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, तो उस समय तो उनकी प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं था। फिर डच आए तो पुर्तगालियों को फिर बड़ा सरदर्द हुआ कि भाई डच आ गए। इसी प्रकार जब डच आ गए तो डचों के बाद फिर अंग्रेज आए, तो डचों के लिए सरदर्द हो गया। तो इनमें क्या होता था, आपस में कानाफूसी भी होती थी काफी, जो है मतलब ये लोग जो है क्या करते थे, जो यहाँ के शासक थे उनका कान भरते थे कि भाई इनको हटाइए, हमको व्यापार करने के लिए दीजिए। फिलहाल ये सब जो है मतलब इनमें आपस में एक प्रतिस्पर्धा थी। तो देखिए ये डचों के साथ था, पुर्तगालियों के साथ भी यही समस्या था। देखिए 1612 ईस्वी में एक कैप्टन बेस्ट थे, अंग्रेज अधिकारी थे, इनका एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों से जो है युद्ध होता है। और पुर्तगालियों से युद्ध होता है, पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं। तो युद्ध क्यों होता है, हम आपको वही कारण बताएं कि आपस में व्यापार को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती थी। तो पुर्तगाली ये नहीं चाहते थे, पुर्तगाली भी हो गए, डच भी हो गए, ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश लोग भारत के व्यापार में भागीदारी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर 6 फरवरी 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा एक शाही फरमान प्राप्त होता है और सूरत में जो है व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। किसको प्रदान की जाती है? ब्रिटिश लोगों को। उसके बाद ये जो व्यापारिक कोठी स्थापित होती है, इस व्यापारिक कोठी को किसने स्थापित किया था? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, टॉमस एडवर्ड। देखिए टॉमस एडवर्ड के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है। अनुमति तो प्राप्त करते हैं विलियम हाकिंस, लेकिन वो कोठी को स्थापित कौन करता है? टॉमस एडवर्ड। देख लीजिए टॉमस एडवर्ड। फिर उसके बाद आते हैं विलियम हाकिंस के बाद। अच्छा, विलियम हाकिंस के बारे में एक चीज और आपको बता दें कि जहांगीर इनके व्यवहार से इतना प्रसन्न था कि इनको 400 का मनसब और कुछ जागीरें भी प्रदान की थी। किनको? विलियम हाकिंस को। और विलियम हाकिंस को इनको जो है फारसी भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, तो ये जहांगीर से फारसी भाषा में भी बात करते थे। तो ये पूछा जाता है कि विलियम हाकिंस को किसने मनसब और जागीरें प्रदान की? तो जहांगीर ने प्रदान की। फिर अब उसके बाद आते हैं सर टॉमस रो। देखिए ये भी सूरत में आते हैं। ये देखिए सर टॉमस रो भी भारत में सूरत में ही पहुंचते हैं सबसे पहले, विलियम हाकिंस की तरह। और ये पहुंचते हैं 18 सितंबर 1615 को। ये डेट में आपको बार बार जोर दे के बता रहा हूँ, क्योंकि डेट वगैरह पे आप लोग बहुत गौर करिएगा। अक्सर डेट भी पूछा जा सकता है कि टॉमस रो का आगमन भारत में किस डेट को हुआ था। तो 16 सितंबर दे देगा, 18 सितंबर दे देगा,
तो ये सब ध्यान से सुनिएगा कि 18 सितंबर 1615 को टॉमस रो भी आते हैं सूरत में, और इनकी मुलाकात जहांगीर से अजमेर में होती है। देखिए अजमेर में, देखिए इनकी मुलाकात अजमेर में होती है, और विलियम हॉकिंस की मुलाकात कहाँ होती है? आगरा में होती है जहांगीर से। तो ये सब बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद अब आते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा एक फरमान प्राप्त कर लिया, तो 1632 ईस्वी में। और इस फरमान में 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले उनको वहां के बंदरगाह से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई ब्रिटिश लोगों को। तो इससे क्या हुआ कि सूरत से भी दक्षिण भारत की तरफ इनका फैलाव हो रहा है। तो देखिए गोलकुंडा तक पहुंच गए, और वहां 500 रुपया वार्षिक 500 वार्षिक पैगोडा के 500 पैगोडा के वार्षिक कर के बदले इनको वहां के बंदरगाह से व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई। इसके बाद अब दक्षिण भारत के बाद देखिए फिर हम आते हैं बॉम्बे की तरफ, जो है मतलब पश्चिमी भारत में। आप देखिए पश्चिमी भारत में देखिए 1661 ईस्वी में क्या हुआ था कि पुर्तगाली की एक राजकुमारी थी कैथरीन बेंगराजा। तो कैथरीन बेंगराजा का जो विवाह है वो ब्रिटिश के चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है, और विवाह के उपरांत इनको बंबई दहेज के रूप में प्राप्त होता है। तो जो बंबई दहेज के रूप में प्राप्त होता है, तो उसको ब्रिटिश के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने सन 1668 ईस्वी में इसको 10 पाउंड के वार्षिक किराए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं, बंबई द्वीप को। तो अगर ईस्ट इंडिया को मिल गया तो ईस्ट इंडिया क्या कंपनी क्या करेगी? इसको अपने व्यापार के लिए प्रयोग करेगी। तो इससे जो है बंबई पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है मतलब पकड़ मजबूत हुई। और उसके बाद क्या हुआ, अभी आपको मैं बताया था कि गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा फरमान प्राप्त हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि सन 1639 ईस्वी में एक चंद्रगिरी जो है, चंद्रगिरी के महाराज द्वारा फ्रांसिस डे को जो है मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। ये चंद्रगिरी वही मद्रास के पास है, ये देखिए। और वहां के एक अंग्रेज अधिकारी थे फ्रांसिस डे, उनको मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। तो इससे क्या हुआ कि इनका बॉम्बे के अलावा मद्रास में भी जो है इनका जो है पकड़ मजबूत हो गई ब्रिटिश लोगों की। तो कुल मिलाकर के देखिए भारत में ये चारों तरफ फैलना चालू हो गए। इधर सूरत हो गया, मुंबई हो गया, दक्षिण भारत हो गया, बंगाल की तरफ इनका जो है विस्तार होगा। अब ये देखिए क्या होता है। और जब इनको अच्छा हाँ एक चीज और आपको बता दें, जब बंबई इनको मिला तो बंबई की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो बंबई नगर की स्थापना या बंबई द्वीप की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने की थी। गेराल्ड अंगियार ने की थी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि बंबई द्वीप की स्थापना किसने की थी? तो बंबई द्वीप की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने की थी। देखिए हम आपको वही सब सारी चीजें बता रहे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। फिर अब आते हैं बंगाल की तरफ। तो बंगाल में शुरुआत होती है 1651 ईस्वी में। प्रथम बंगाल में हुगली में प्रथम अंग्रेज कारखाना खोला गया, और किसके नेतृत्व में खोला गया? ब्रिजमैन के नेतृत्व में। देखिए ये 1615 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में प्रथम अंग्रेज कारखाना, ब्रिटिश कारखाना खोला गया। हमने यहाँ प्रथम कारखाना खोला है, क्योंकि ब्रिटिश के बारे में बता रहे हैं तो जगह कम था, तो हमने केवल प्रथम कारखाना लिख दिया। तो 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना खोला गया। मतलब बंगाल की बात आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है कारखाना खोलने के बाद जो है फिर अब बंगालों में फरमानों का दौर चालू हो जाता है। अब फरमानों का दौर क्या है कि जैसे बंगाल के सूबेदार साहू सुजा द्वारा फरमान दिया गया कि 300 रुपया वार्षिक कर के बदले या रुपए के बदले इनको व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो ये जो है कौन थे? बंगाल के सूबेदार साहू सुजा द्वारा। फिर उसके बाद 1667 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा फरमान दिया गया। फिर शाइस्ता खां द्वारा फरमान दिया गया। तो इनको क्या हुआ कि कुछ पैसे के बदले इनको जो है बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ये फरमान इसलिए दिए जाते थे
चूंकि जो ये अंदर से माल लेकर के तटों तक जाते थे तो उसमें जो सीमा शुल्क दिया जाता था वो सीमा शुल्क एक प्रकार से फ्री हो जाता था। उस दौर में आप चाहे मतलब जैसे 1 साल के लिए अगर सीमा शुल्क फ्री हो गया तो 1 साल में आप जितना चाहे उतना व्यापार कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं, देखिए बंगाल की, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ आपको और 2-4 तथ्यों से अवगत करा दे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था, ये ध्यान दीजिएगा। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? विलियम हेजेस था। देखिए ये विलियम हेजेस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेस था, ये आप जान लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए थोड़ा सा और 1-2 फैक्ट और हैं कि बंगाल में एक स्थान है सूतानटी। सूतानटी, कहीं कहीं सूतानाती भी कहा जाता है, कहीं कहीं सूतानटी भी कहा जाता है, मतलब कुल मिलाकर के एक ही है। तो सूतानटी में अंग्रेज फैक्ट्री खोली गई और इस अंग्रेज फैक्ट्री को किसने खोला था? जॉब चारनाक ने खोला था। जॉब चारनाक ने खोला था। हाँ, अब इसमें होता क्या है कि यहां फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी, एक बंगाल के सूबेदार थे अजीमुशान। अजीमुशान ने क्या किया था कि 1200 रुपए के बदले जो है इनको 3 जागीरें अंग्रेजों को दी थी, जिसमें सूतानटी आ गया, गोविंदपुर आ गया और उसके बाद कालिकाता। कालिकाता ये 1200 रुपए बदले में जो है इनको जो है 3 जागीरें प्राप्त हुई थी और इन 3 जागीरों को किसको प्राप्त हुई थी? जॉब चारनाक को प्राप्त हुई थी। और ये 3 जागीरों को ही मिलाकर बाद में आधुनिक कलकत्ता का निर्माण होता है। ये देखिए आधुनिक कलकत्ता का निर्माण होता है। कलकत्ता, कलकत्ता जिसको वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, तो आधुनिक कलकत्ता का निर्माण होता है। और इसी कलकत्ता को जो है जो निर्माण होता है, इसी को फोर्ट विलियम कहा गया है। ये फोर्ट विलियम, इसको फोर्ट विलियम कहा जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था जो मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ था, वहां जिस किले का निर्माण कराया गया था उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहा जाता है। मद्रास वाले को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है और कलकत्ता वाले में जो किले का निर्माण कराया गया था उसको फोर्ट विलियम कहा जाता है। तो ये भी अक्सर पूछ लेता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किसको कहा गया है, तो कलकत्ता दे देगा, मद्रास दे देगा, बंबई दे देगा, सूरत दे देगा, तो वो मद्रास को कहा जाता है और फोर्ट विलियम कलकत्ता को कहा जाता है। तो ये भी जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो कलकत्ता की नींव किसने डाली? जॉब चारनाक ने। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलकत्ता, आधुनिक कलकत्ता का निर्माण या कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? जॉब चारनाक ने। कलकत्ता में कौन कौन से ग्राम शामिल थे? तो 3 ग्राम शामिल थे, सूतानटी, गोविंदपुर, कालिकाता। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। फिर उसके बाद जो है एक घटना और घटती है फर्रुख सियर द्वारा। इन्होंने भी जो है कुछ फरमान जारी किए थे। 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले जो है ब्रिटिश लोगों को जो है 1717 ईस्वी में निर्बाध रूप से व्यापार करने के लिए इन्होंने भी फरमान जारी किया था। इसके पीछे कहानी है कि एक बार फर्रुख सियर की तबीयत खराब हो गई थी, तो कुछ ब्रिटिश लोगों का दूत मंडल आता है जिसमें एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहूर थे। तो इन्होंने क्या किया था कि जो विलियम हैमिल्टन थे वो थे सर्जन थे, तो इन्होंने फर्रुख सियर का इलाज किया और उसके बदले फर्रुख सियर प्रसन्न होकर के इनको 3,000 वार्षिक कर के बदले इनको बंगाल से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो ये भी आता है। लेकिन इसमें हम आपको बता दें जो तीनों आते हैं उनका नाम क्या क्या है, अक्सर ये पूछ लेता है। तो ये तीनों का नाम देख लीजिए क्या है। विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन हो गए, कौन थे? ये सर्जन थे। और उसके बाद जो थे एडवर्ड स्टीफेंस,
स्टीफेंसन, ये सर्जन थे। ये हो गए। उसके बाद जो है ख्वाजा सेहुर्द, ये दुभाषिया थे। तीसरे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन तीन दूत मंडल पूछा जा सकता है, कौन कौन थे इस दूत मंडल में, या ये पूछा जा सकता है कि फर्रुखसियर का किसने इलाज किया था, तो विलियम हैमिल्टन ने किया था। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी अब जो है ब्रिटिश के बारे में आपको बता दिए, कल आपको जो है फ्रांसीसियों के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब हम आपको फिर अगला चैप्टर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।